अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, जो आर्टिकल आज हमने डिस्कस करना है ना, वो है बेसिकली ना केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, देखें ये मतलब इक्विलिब्रियम से मुराद आप कह लें किसी हद तक ना ये होता है कि तवाज़न। भाई कोई भी मतलब आप कह लें कि मिसाल के तौर पर ये एक नेचुरल बात ही है कि कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर ना कोई अपोजिट प्रोसेसेस हो रहे हों, अपोजिट प्रोसेसेस, तो एक वक्त आ जाता है कि उन प्रोसेसेस के दरमियान ना एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है कि जिसके अंदर कोई फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, यानी रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यानी वो भी सिस्टम जो होता है अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तवाज़न में आ जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कोई केमिकल रिएक्शन को केमिकल सिस्टम लें कि जिसके अंदर अल्टीमेटली हम मतलब जो है इक्विलिब्रियम को हम क्या करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेटा बात ये है कि जो हमारा टॉपिक है वो पहले मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, उसको फिर थोड़ा सा फर्दर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, आपकी स्क्रीन के ऊपर ना ये टॉपिक आ रहा है जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसको देखें, हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें देखिए भाई, ये सामने ना आपकी स्क्रीन के ऊपर ना जहां ये मेरा एरो भी है, एक लिखा हुआ आ रहा है रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात क्यों नहीं की। देखिए, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जो सिर्फ एक ही सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। और अल्टीमेटली जो है वो जो प्रोसेस रिएक्शंस होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। उसमें रिएक्टेंट्स सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते। तो वहां पर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिवेलप नहीं होता, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, डेवलप्ड आप कह लें कि इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड कह लें, डेवलप्ड कह लें, इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, पहली बात तो ये है कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। देखें, आप ये बात ध्यान में रख लें कि जो नाम है रिवर्सिबल, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन जो है प्रोसेसेस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन में भी, यानी सॉरी डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं। मींस के दो रिएक्शंस which moves in the both directions, that is in the forward direction as well as in the backward direction। तो ऐसे जो प्रोसेसेस, ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, उनको बेसिकली क्या कहा जाता है, उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ना अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन भी अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वो यहाँ पे ना उसको लिखी हुई है, a reaction which can go in the forward as well as in the backward direction simultaneously is called as reversible reaction। ठीक है, और रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान ना इस तरह से एक डबल हेडेड एरो कह लें आप, वो इस तरह से हम उसको शो करते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें अब ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, अगर आप गौर से देखें इस जनरल एक रिएक्शन को, ये शो कर रहा है कि भाई कोई रिएक्टेंट ए और बी आपस में केमिकली रिएक्ट करके अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट सी और डी में। और होता क्या है कि सी और डी जो प्रोडक्ट हैं ये आपस में केमिकली कंबाइन होकर वापस किसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स थे यानी ए और बी। तो इसमें क्या हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस डीकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर। तो इसके अंदर ना दोनों तरह के जो रिएक्शंस हैं, दोनों तरह के जो प्रोसेसेस हैं, वो इसके अंदर साइमल्टेनियसली प्रोसीड हो रहे होते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं जो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, इस तरह के प्रोसेसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर
आप यहाँ पर एग्जांपल ले लें, ये कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसमें ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, N2O4 बना रहे होते हैं। एट द सेम टाइम N2O4 डीकंपोज होकर वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स के अंदर। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस की एक एग्जांपल है। इसी तरह से ना मतलब ये एक डायग्रामेटिकली मतलब जो है कि इस तरह से वो पिक्चर्स के जरिए भी इसको जरा शो किया गया है, तो आपने इसको देख लेना है। इसमें मतलब जो है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से ना इसमें इसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने इसको देखना। अच्छा, और एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। वो है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है जब कंबाइन होते हैं तो बेसिकली क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये डीकंपोज होकर वापस रिएक्टेंट्स में, तो एक वक्त आ जाता है कि जब इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। इसी तरह से बाकी ये तीन भी एग्जांपल्स है। एक फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल, कि जब ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बनता है और वाटर बनता है। ठीक है। इसी तरह डीकंपोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इससे क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस, और ये आपस में कंबाइन होकर वापस PCl5 बनाते हैं, तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम। और ये डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर जिसे हम कहते हैं, ये जब डीकंपोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एट द सेम टाइम ये आपस में कंबाइन होकर वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक जनरल मतलब एक थोड़ा सा एक इंट्रो था इसके मुतालिक कि भाई जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, वो किस तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, और इसमें जो मोस्टली जो एग्जांपल्स दी गई हैं ये वही एग्जांपल्स हैं जिनसे आप बहुत हद तक क्या है फैमिलियर हैं। अच्छा, इसके बाद जो है कि एक छोटा सा एक मतलब आगे एक हेडिंग है बेसिकली क्या कि भाई द नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि भाई हमारे पास जो है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी तरफ थोड़ा सा क्या है वो हमने आना है। देखें, इसमें बेटा जी बात ये है कि हमारे पास ना कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या है। देखिए यहाँ पे ना सिंपली मतलब आप इस जनरल रिएक्शन की तरफ गौर से देखिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, होता ये है कि रिएक्टेंट्स जो ए और बी हैं ये आपस में केमिकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट हैं सी और डी ये केमिकली रिएक्ट करके वापस ए और बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यानी होता क्या है कि रिएक्टेंट्स जो हैं ये आपस में केमिकली कंबाइन होकर प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट डीकंपोज होकर वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे होती है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिस स्टेज पर जाकर rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। फिर सुन लें आप, केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली वो स्टेज है, वो हालत है, वो स्टेट है कि जिसके ऊपर क्या होता है, अपोजिट प्रोसेसेस जो होते हैं उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी, उनके जो रेट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यानी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस स्टेज को, उस स्टेट को बेसिकली क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इसको यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया गया है, ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, द स्टेट है, the state of a reversible reaction when the two opposing reactions occur at the same rate, at the same speed, at the same velocity कह लें, and the concentration of reactants and product does not change with time। देखिए इसमें ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जनरली यहाँ से आपने पहले ये कॉन्सेप्ट लेना है कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे छोटी सी मतलब ना एक डायग्राम बनाई हुई है, तो यानी ग्राफ सा बना हुआ है। अगर आप इसको जरा पहले गौर से देख लें, इस ग्राफ को जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको जरा गौर से देखें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये ग्राफ जो है ये बेसिकली किस चीज को शो कर रहा है, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए भाई, इसमें बात ये है कि हमारे पास ना कि ये जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मिसाल के तौर पर आप अगर पहले इस रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को देख लें जहां पर ये मेरा एरो है, A प्लस बी ये कंबाइन होकर C प्लस डी बनाते हैं। इसमें होता ये है कि हम ना A और B एक रिएक्टेंट्स लेते हैं
और विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी क्या होता है कि ए और बी कंबाइन होकर प्रोडक्ट में सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जो रेट होता है, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ज्यादा होता है, जितना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर में कम होती जाएगी उतना उसका रेट, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब इसमें देखिए ये होता ही है कि शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी क्योंकि ये कंज्यूम होते जाएंगे, तो जाहिर बात है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। और ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं सी और डी, शुरू में इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी कम होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन बैकवर्ड जो रिएक्शन होगा, स्टेप होगा, उसमें क्या होगा, उसमें चूंकि ये सी और डी रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी प्रोडक्ट है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें कि इस रिएक्शन को कि फॉरवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहा है, फिर एक स्टेज आ जाती है कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड रेट इक्वलाइज हो जाता है, तो उस स्टेज पर हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। अब इस ग्राफ को आप गौर से देखें, जो 17.1 मतलब फिगर है, अगर इसको देखें तो a graph is plotted between the time on x-axis and the rate of reactions on y-axis। अब यहाँ पे देखें जो ग्रीन कलर से मतलब जो है कि जो यहाँ पे कर्व शो किया गया है, ये है बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, और ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि व्हेन द टाइम इज जीरो, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर बात है कि उस वक्त रिएक्शन का रेट बहुत हाई है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत हाई है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। और जब टाइम जीरो था, अब यहाँ देखें ग्राफ को, तो उस वक्त जो बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन है उसका जो रेट है वो जीरो यानी वो बिल्कुल कम है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका रेट बढ़ता जा रहा है। तो एक स्टेज आ जाती है कि जब हम कहते हैं कि देखिए जहां पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस स्टेज पर जाकर, इस पॉइंट पर जाकर ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। अगर हमने टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना हो तो जहां ये दोनों कर्व टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब आप ना वर्टिकली एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जिस पॉइंट पर वो टाइम एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब ये वो टाइम होगा कि जहां पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस ग्राफ से मतलब ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई किस तरह से मतलब वो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है वगैरह। अच्छा, इससे आगे जो है वो ये है कि एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि भाई जो इक्विलिब्रियम होता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी नेचर किस तरह से होती है कि असल में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप होता है। कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है, ये क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो इसलिए आता है, एक बात ज़हन में रख लें कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, then the concentrations of reactants and products becomes constant, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो वहां से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आया कि भाई हो सकता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इसका मतलब हो सकता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर सीज हो जाता हो, फ्रीज हो जाता हो, स्टॉप हो जाता हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि after the attainment of chemical equilibrium, the reactions, that is the forward reaction and backward reaction continues, वो continue रहते हैं। फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। तो दोनों स्टेप्स की जो रेट है इक्वलाइज हो जाते हैं। जितने रिएक्टेंट्स के मालिक्यूल प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, उतने प्रोडक्ट के मालिक्यूल वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में आ रहे होते हैं। तो ओवरऑल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, जो कंपोजिशन होती है, उस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम
the concentration of the products and reactants does not change with the passage of time. The reason is that at equilibrium state, actually the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. अब यहाँ ये फिगर 17.2 से भी मतलब ये समझाया गया है कि भाई देखें ए और बी कंबाइन होकर सी और डी बनाते हैं, ओके। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि सी और डी जो इक्विलिब्रियम स्टेट पर सी और डी कंबाइन होकर वापस ए और बी बना रहे हैं, यानी जितने मॉलिक्यूल ए और बी के कंबाइन होकर प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने ही डिकम्पोज होकर क्या है वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात इसमें ये है, यहाँ पे मतलब जो है कि मतलब अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से भी समझाऊं कि ये मैं एक पॉइंट जो है मैं आपसे शेयर करवाना चाहता हूँ। इसके अंदर जो है मेरे ख्याल में ये बस बेटे एक मिनट जरा वेट कर लें, ये मैं एक पिक्चर में ओपन कर रहा हूँ, वहां से थोड़ा सा मैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको वहां से मैं थोड़ा सा मजीद भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या होती है बेसिकली, कि मतलब हमें थोड़ा सा मजीद यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है ना तो फिर उसमें ये होता है कि मतलब आप कह लें कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये अभी आप स्क्रीन पर एक ये पेज आ जाएगा, तो फिर वहां से थोड़ा सा मजीद मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ। जी देखिए बेटा, ये आपके ना स्क्रीन के ऊपर एक पेज आ रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ना हैंड रिटन नोट्स हैं। A chemical equilibrium is not static in nature, rather it is dynamic in nature. The reason is that actually the reaction does not stops after the attainment of equilibrium, but actually होता क्या है, the rate of forward reaction exactly becomes equal to the rate of backward reaction. For example, आप देखें यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की, कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर अमोनिया बनाते हैं और एट द सेम टाइम अमोनिया डीकंपोज होकर वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होता है। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना, तो हम जब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है या कंपोजिशन अगर हम देखें तो रिएक्टेंट्स 65% होते हैं और प्रोडक्ट कितने होते हैं 35%, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम के अटेन सिस्टम जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है तो अगर हम एक हफ्ते के बाद भी इस सिस्टम को दोबारा देखेंगे तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती, यानी रिएक्टेंट्स ये 65% होंगे, प्रोडक्ट 35% ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, होता ये है कि एक्चुअली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल कंबाइन होकर प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं उतने ही डीकंपोज होकर वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। तो ये असल में एक पॉइंट है इसके अंदर। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम उस तरफ जा रहे हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर करवाना चाह रहा हूँ, ये वापस हम मतलब जो है कि अपनी उस चैप्टर की तरफ आते हैं कि यहाँ पे ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए यहाँ पर जो पहली हेडिंग दी गई है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो है कॉन्स्टेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, इट बिकम्स कांस्टेंट। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। उसकी क्या रीजन होती है? वो रीजन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। रीजन एक्चुअली ये होती है कि उसके अंदर ना कि हमारे पास कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है तो एक्चुअली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कंबाइन होकर प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं उतने ही डीकंपोज होकर वापस आ रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता, ठीक है। और यही मैंने मतलब आपको अभी भी समझाया था थोड़ी देर पहले कि ये मैं दोबारा मैं शेयर करवा रहा हूँ ये पिक्चर, कि ये मिसाल के तौर पर ये नाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना,
कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बनाते हैं। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है तो प्रोडक्ट इसमें 35% होते हैं, रिएक्टेंट 65%। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी कंसंट्रेशन कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये है कि आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, रीजन यहाँ वही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये इसमें एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और यही मतलब जो है कि वो लिखा हुआ भी है यहाँ। तो वापस हम मतलब उसी तरफ आते हैं कि मतलब जो है कि ये मैं दोबारा शेयर करवाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये अब सेकंड इसकी वो है, एक करेक्टरिस्टिक है कि इक्विलिब्रियम कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर साइड। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सिस्टम है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको जो एग्जांपल जहां से मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ से देखें इस बात को ना, ये इस पिक्चर से देखें। ये देखें, मिसाल के तौर पर इसी बात को मैं यहाँ पे मैंने समझाया है। अब इस जरा नोट्स को जरा गौर से देखिए, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, इसमें पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि हम अगर पहले रिएक्टेंट्स को लें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये कंबाइन होकर अमोनिया बनाएंगे। अमोनिया डीकंपोज होकर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को नोट करेंगे ना, रिएक्टेंट्स होंगे 65%, प्रोडक्ट होंगे 35%। इस कंपोजिशन को हम नोट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम एक और रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। उसमें अब जो रिएक्टेंट्स हमने लेना है वो अमोनिया लेना है, अमोनिया गैस। तो अमोनिया डीकंपोज होकर प्रोडक्ट यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, ये कंबाइन होकर वापस अमोनिया में। ये सिस्टम जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को दोबारा नोट करेंगे ना, वो वही होगी एग्जैक्टली। तो उसमें अमोनिया की जो कंपोजिशन है वो 35% होगी और यानी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की 65%। अब ऊपर देखिए, अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन स्टार्ट करवा ले या अमोनिया से स्टार्ट करवा ले। जो ऊपर वाले मतलब रिएक्शन में वो प्रोडक्ट था, यहाँ वो रिएक्टेंट। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम पर, उसकी कंपोजिशन पर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। इट मींस कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर साइड। यानी रिएक्टेंट लेके सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आए, प्रोडक्ट को लेके सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आए, बात एक ही है। उससे मतलब ओवरऑल कंपोजिशन इक्विलिब्रियम पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। यही बात वो यहाँ करना चाह रहा है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम की कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है जिन भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस में वो हम अटेन करते हैं, तो इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, ये कह लिया। तो अगला जो पॉइंट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, ये ग्राफ आपने देख लेना है। इसमें वो कहता है कि इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन एन ओपन वेसल। कि ओपन अगर कोई वेसल है उसमें इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। उसकी मैं रीजन बताता हूँ आपको। देखिए भाई, एक कॉमन सी इसमें एक लॉजिक है। मिसाल के तौर पर ये पेज नंबर 3 पे मैं आ रहा हूँ। ये देखे ना, ये बात ये है मसलन, ये आप ये एक बीकर को देखिए। अगर अब इसमें तो दो बातें हैं। अगर तो आपका सिस्टम गैसियस स्टेट में है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट, तो फिर आप ओपन वेसल में डेफिनेट बात है किसी ओपन कंटेनर में आप इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि ये एक ओपन कंटेनर है। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लेंगे, ये गैसेस हैं, ये कंबाइन होकर अमोनिया को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम सब्सटेंसेस इस बीकर से निकलकर वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, क्योंकि गैसेस हैं। तो जाहिर ही बात है कि कंटेनर के अंदर जब वो सब्सटेंसेस ही नहीं होंगे तो फिर इक्विलिब्रियम कहाँ से एस्टेब्लिश होगा। यही बात है, अगर सिस्टम हमारा गैसियस स्टेट में हो तो फिर हम क्या लेते हैं, क्लोज कंटेनर लेते हैं, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि जब सब्सटेंसेस स्केप ही नहीं कर सकते, कंपाउंड या मॉलिक्यूल स्केप ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है, फिर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट, वो डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट्स। तो आफ्टर ए वाइल, आफ्टर ए सम टाइम, a chemical equilibrium is established between the reactants and products। तो ये इस तरह से होता है। हाँ, अगर सिस्टम लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है, लिक्विड फेज में हो, यानी तमाम उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो हैं वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में हो, फिर हम ओपन वेसल के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। लेकिन अगर सब्सटेंसेस जो हैं वो अगर गैसियस स्टेट में है, तो एक भी रिएक्टेंट अगर गैसियस स्टेट में है तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते।
यही जो लॉजिक है वो थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, अब अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है मैं वो आपकी स्क्रीन पे मैं पहले जरा वापस आ जाए। ये देखें बेटा, अब अगला जो एक पॉइंट है वो है अ कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज इट्स फोर्थ पॉइंट। देखिए, अ कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये लॉजिकली मैं आपको यहाँ से मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। ये आप देखिए, ये जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अ कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट और पोजीशन। तो ये क्या करता है? इट आल्सो डज नॉट अफेक्ट ऑन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन मिक्सचर। अब देखिए ना, बात ये है कि पहले ना एक दोनों रिएक्शंस को देख लें, मैं समझाता हूं जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। देखिए भाई, ऊपर वाले स्टेप में क्या हो रहा है? ऊपर वाले स्टेप में ये हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर अमोनिया बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये देखें विदाउट कैटलिस्ट हम इसे क्या करवा रहे हैं? प्रोसीड करवा रहे हैं। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा तो वही बात है कि उसमें प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी, कंपोजिशन ये कह लें, वो 35%, रिएक्टेंट कितने होंगे? 65%। लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन जो है हम प्रोसीड करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो इस रिएक्शन के मतलब इफेक्टिव कैटलिस्ट हैं, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका, मोलिब्डेनम ऑक्साइड वगैरह वगैरह, तो क्या होगा? तो जाहिर बात है, जब ये सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये इक्विलिब्रियम में आएगा, तो फिर आपने क्या करना है? दोबारा देखना है कि आया कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 35% है, रिएक्टेंट की 65% है। ऊपर भी विदाउट कैटलिस्ट जब आपने ये सिस्टम प्रोसीड करवाया तब भी यही था। तो क्या फर्क है? तो भाई इसका मतलब ये है कि यहां से ये कॉन्सेप्ट आप अपने ज़हन में बिठा लें, अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द कंपोजिशन of the reactants and product in the equilibrium। या कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन, उसकी पोजीशन पर अफेक्ट नहीं करता। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, उनके रेट को इंक्रीज करता है। इट मींस कि द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट्स ऑफ रिएक्शन व्हिच आर अकरिंग इन आवर सिस्टम रिएक्शन मिक्सचर। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट्स ऑफ रिएक्शन and helps us to attain the equilibrium earlier in the reaction mixture। ये इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प आउट करता है, सिस्टम जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाता है, लेकिन उस इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन, उसकी पोजीशन, उसकी कंपोजिशन पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। यही बात वो यहाँ पे मतलब करना चाह रहा है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखें, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो कहता है जी कि अ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये तो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर केसी हम ले, या आपने इसको ऑलरेडी एफएससी में भी पढ़ा हुआ, केसी क्या होता है? कोई भी अगर रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दिया जाए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ, तो केसी निकल आता है। तो केसी जो होता है, यानी किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। वो कुछ और पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर केसी डिपेंड करता है। यानी जो केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, it does not depends upon the concentration of reactants, pressure of the system या reaction mixer कह लें, वॉल्यूम कह लें, कैटलिस्ट कह लें। तो केसी जो होता है ना, वो किसी भी रिएक्शन के एक्चुअली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो केसी चेंजेस ओनली विद टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। अदरवाइज केसी जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इन चीजों पे किसी भी लिहाज से डिपेंड नहीं करता। तो यही पॉइंट उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ से आपने केमिकल इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट लेना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो होगा ली शैटलियर प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही। अस्सलाम वालेकुम।